नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का और आज बड़ी बहस का हमारा सवाल है, मोदी के डर से ये एकता आखिर कब तक कायम रहेगी। जी हम बात कर रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार के आज के शपथ ग्रहण समारोह की, जहां एक बार फिर नीतीश कुमार की आज ताजपोशी हो गई। नीतीश ने 5वीं बार बिहार की कमान संभाली है। इस मौके पर आयोजित समारोह में नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले बड़े बड़े नेता पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी को पस्त करने वाले अरविंद केजरीवाल भी नीतीश के शपथ समारोह में शामिल हुए और कभी जिस लालू को वो भ्रष्टाचारी बताया करते थे, उनके गले लगे। अब सवाल यह है कि क्या मोदी विरोध ने राजनीतिक दुश्मनों को भी एक कर दिया है? प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार की ताजपोशी। नीतीश इससे पहले 4 बार इसी तरह सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार का शपथ समारोह उन सब से कहीं अलग और बेहद खास है। इसकी वजह है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को मात दी है और इस जीत के साथ वो मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। इसीलिए नीतीश के शपथ समारोह में मोदी विरोधी नेताओं का जमघट लग गया। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। लालू यादव अपनी कुर्सी से खड़े होकर जिनका स्वागत कर रहे हैं वो हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वही केजरीवाल जो कभी लालू पर जमकर हमला बोला करते थे। कई सांसद ऐसे हैं जिन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगते रहे, जैसे श्री सुरेश कलमाडी, श्री ए राजा, श्रीमती कनिमोई, श्री लालू प्रसाद यादव। क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी से संसद की गरिमा बढ़ती है? ये छोकरा है, ये बिल्कुल इसका नोटिस ही लेना। हमको तो लगता है कि बिल्कुल ये कुछ दिन में मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा ये। केजरीवाल भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट में लालू का नाम भी गिनाया करते थे, लेकिन आज वो पहले लालू के गले लगे और फिर हाथ में हाथ लेकर खड़े हो गए। अब देखिए दूसरी दिलचस्प तस्वीर। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में लालू कभी नहीं गए, लेकिन आज दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते नजर आए। 10 साल बाद सत्ता का स्वाद लगते ही लालू यादव अपनी कड़वाहट भूल गए और राहुल गांधी से हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में जुटे कई नेताओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने सारे दुश्मनों को एक कर दिया है। इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। ये हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वो जिनसे हाथ मिला रही हैं वो हैं सीपीआई नेता डी राजा। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ममता की दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ दोनों संग थे। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी नीतीश के मेहमान बनकर आए। जम्मू कश्मीर में सत्ता गंवाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी नीतीश की ताजपोशी का जश्न मनाने पहुंचे। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं खत्म होने के बाद डीएमके नेता एमके स्टालिन भी नीतीश को बधाई देने पहुंचे। ये तो वो लोग हैं जो घोषित तौर पर मोदी विरोधी हैं, लेकिन इस शपथ समारोह में वो भी पहुंचे जो एनडीए के साथी हैं, जैसे अकाली दल के सुखबीर बादल, शिवसेना के रामदास कदम और सुभाष देसाई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते नरम गरम होते रहते हैं। ऐसे में इस मंच पर शिवसेना की मौजूदगी दिलचस्प है। यूं तो नीतीश ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी यहां आने का न्योता दिया था, लेकिन केंद्र की तरफ से वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी इस समारोह में मौजूद रहे। तो आज का सवाल बड़ी बहस का हमारा यही है कि मोदी के डर से ये एकता कब तक कायम रहेगी। मोदी के डर से क्या गले मिलना हुआ है ये उन नेताओं का जो एक दूसरे पर हमला करने से नहीं थकते? क्या आगे भी कायम रहेगी इनकी ये एकता? कब तक कायम रहेगी, सवाल ये भी है। और एक अहम सवाल ये भी कि मुलायम के बिना कैसे बनेगा नया मोर्चा। मुलायम सिंह यादव की पार्टी से आज कोई भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा। और हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा हैं। संबित जी, आपके डर से तमाम विरोधी जो हैं वो एक ही साथ आ गए हैं। ये डर है आपका या फिर क्या है? क्योंकि बिहार में सफलता तो मिली है। या इससे आपको डर है? देखिए, आज बिहार में नीतीश जी ने शपथ लिया है। पहले तो मैं उनको बधाई दूंगा और उनके प्रवक्ता अगर आए हों, उनके कांग्रेस के या आरजेडी तीनों बधाई लें। आज देखिए, एक मर्यादा है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम चाहे राजनीतिक रूप से कितना भी लड़ें,
आज लोकतांत्रिक रूप से उन्होंने शपथ लिया है, तो इसमें हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। जहां तक डर का सवाल है, वो डरे हुए हैं कि नहीं, इसका बेहतर जवाब तो वो लोग देंगे। हम तो डराने का काम नहीं करते हैं, हम सबसे टॉलरेंट और सहिष्णु लोग हैं। अब वो डरे हैं कि नहीं, अब उनसे आप डर नहीं, हम न डराते हैं न डरते हैं, अच्छा, हम काम करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीपीआई से अतुल अंजान साहब। अतुल अंजान जी, ये सवाल उठेगा कि आज जो दृश्य देश ने देखा नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर, कि सीताराम येचुरी साहब और ममता बनर्जी एक दूसरे से गर्मजोशी से मिल रहे हैं, तो मतलब ये जो मिलन हुआ है, सवाल उठेगा कि क्या पीएम मोदी का इतना डर है कि एक दूसरे पर हमला करने से नहीं थकने वाले लोग भी आज गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं? देखिए, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि भारत की राजनीति में सहिष्णुता का एक नया नज़ारा कभी कभी पेश हो जाता है, और प्रधानमंत्री भी आ गए होते तो और अच्छी बात हो गई होती, लेकिन प्रधानमंत्री तो काफ़ी व्यस्त हैं और उनको इस हार से काफ़ी चोट भी लगी है। पार्टी के अंदर जो तूफान है और पार्टी के बाहर तूफान है, लिहाजा वो नहीं आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। अब जैसे सब लोग मिले हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब ने कह दिया कि अब चलिए वहाँ बाहर, अब 2019 की तैयारी कीजिए। अरे भाई, नीतीश जी को जिम्मेदारी बिहार की जनता ने दी, वो काम करिए। अभी 3.5 साल दिल्ली का बाकी है। आप शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं कि आप खड़े होकर दीक्षांत समारोह का दीक्षांत भाषण दे रहे हैं? ठीक है। अब वैसे अतुल अंजान जी, मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो चिर विरोधी एक दूसरे के हैं, काम का कोई जिक्र नहीं, चुनाव का जिक्र नहीं, जो चिर प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, अगर वो भी आज गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो सवाल तो उठता है ना कि कैसे एक मंच पर आ गए। आगे वो किसका डर है कि डी राजा साहब और ममता बनर्जी इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं? खैर, आपने अपनी बात रखी। मेरे साथ यहाँ दिलीप पांडे जी मौजूद है। और दिलीप जी, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो आपकी पार्टी से कि अरविंद केजरीवाल लालू यादव से गले मिल रहे हैं। किसी का नहीं मान, आपने भी पैकेज नेहा जी, डर किसी का नहीं है, ठीक है, लेकिन कई जैसे होली में सब गले मिल लेते हैं, वैसे ये त्योहार है। ओहो, तो फिर तो ये देखना होगा कि ये जो त्योहार की एकता है कब तक कायम रहती है। चलिए उस पर आइए। उतर गया अब, जैसे विजय कह रहे हैं, गुलाल कब तक उतरेगा। खैर, मैं ये सवाल दिलीप पांडे जी से ले लेती हूँ। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। दिलीप जी, आपने हमारा अभी ये जो पैकेज चला था वो सुना। आपने सुना लालू यादव ने क्या कहा है अतीत में अरविंद केजरीवाल के लिए, कि भाई आपकी पार्टी तो ऐसी है कि शादी ब्याह समारोह में बुलाने लायक तक नहीं है, और पता नहीं और जाने क्या क्या बातें कही हैं, और आज आप गले मिल गए। नेहा जी, वैसे तो बहस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत रोचक विषय है, पर यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का आप बहुत नुकसान कर रही हैं इस तरह के सवाल पूछ के कि क्या मोदी जी से तमाम भारतीय राजनीति के चेहरे डर गए और डर के मारे एक मंच पर इकट्ठा हैं। ये उनको नुकसान पहुंचाएगा इस मामले में कि वो अभी भी सही आत्मावलोकन नहीं कर पाएंगे, अभी भी वो उसी दम और अहंकार में रह जाएंगे जिस अहंकार में वो दिल्ली के चुनाव में रह गए और बिहार के चुनाव में रह गए। खैर, आपका प्रश्न मेरे सामने आया तो मैं जवाब देना चाहूंगा। जवाब यह है नेहा जी कि एक औपचारिक समारोह में एक मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। इस मुख्यमंत्री के वहां पे पहुंच जाने से और मंच पे औपचारिक रूप से किसी से हाथ मिलाने से आप इसको अगर राजनीतिक गठजोड़ मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीके से मैं क्यों ना मानूं सर। दिलीप जी, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी बिहार चुनाव के कैंपेन के दौरान कई बार कह चुके हैं कि आप महागठबंधन को वोट दीजिए। हालांकि वो प्रचार करने नहीं गए दिलीप जी, और एक वक्त वो था जब अरविंद केजरीवाल ने सबसे भ्रष्ट लोगों की लिस्ट में लालू यादव का नाम रखा था। दिलीप जी, सुन भी लीजिए। लोग जानबूझकर राजनैतिक धूर्तता का चोंगा ओढ़े रहना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके अपने संगीत रागी साहब, दिलीप पांडे जी मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते जब मैं उनको ये कह रही हूँ कि ये उन्हीं की पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सबसे भ्रष्ट लोगों की लिस्ट में लालू यादव को रखा था, और आज गले मिलने से भी गुरेज नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज किया है वो अपेक्षित है। नहीं, सवाल आपसे नहीं है, संगीत रागी जी से है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है, पिछले 1 साल के अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखें तो वो शीला दीक्षित को जी भर के उन्होंने कोसा,
बट जब सत्ता में आए तो कांग्रेस के साथ आए, उन्होंने कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। वो बराबर आरोप लगाते रहे और जब वो खुद पहले सत्ता में नहीं थे तब उन पर आरोप लगाया, और जब बीजेपी कहने लगी कि आप उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उसके लिए हमें दस्तावेज दीजिए, दस्तावेज दिखाइए। जब सत्ता में आप नहीं थे तब आपके पास दस्तावेज थे, आप बार बार दस्तावेज हवा में लहरा करके पत्रकारों को दिखाते थे। आज जो गले मिले हैं दोनों नेता, दिलीप पांडे जी कह रहे हैं भाई शिष्टाचार है, शपथ ग्रहण में गले मिल गए तो आप उसको बहुत बड़ा चढ़ा के क्यों देंगे? यही बात अतुल अंजान जी भी कह रहे हैं कि ये तो त्योहार का मौका है। मैं बिल्कुल सही है कि यह एक त्योहार है, यह लोकतंत्र का त्योहार है, और जितनी भी पार्टियां वहां पर गई हैं ये बहुत अच्छा है। मतभेद, राजनीतिक मतभेद अपने जगह होने चाहिए, लेकिन वह मनभेद में बदल जाए और पूरी तरह दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी में बदल जाए, ऐसा लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि वहां पर कांग्रेस से भी लोग थे। लेकिन हमें बड़ा एक आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी और लालू यादव के बीच में वैसा संवाद नहीं था जो होना चाहिए था। एक महागठबंधन के दोनों अंग थे, लेकिन वैसे वो मिल नहीं रहे थे। तीसरी बात एक और ध्यान में आती है कि जो बार बार कहा जाता है कि ऐसा महागठबंधन जो है वह भारतीय परिदृश्य पर उभर कर आएगा, मुझे इसकी संभावनाएं नहीं दिखती हैं, क्योंकि ऐसी संभावनाओं के लिए आवश्यक है कि एक केंद्र में ऐसा मजबूत ध्रुव हो जिसके इर्द गिर्द चारों पार्टियां और सारे घूम सकती हो। सर मैं आगे आऊंगी, लेकिन क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद तिवारी जी, ये सवाल जरूर उठेगा कि जिन राहुल गांधी, आपके पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में लालू यादव नहीं गए, वहीं आज शपथ ग्रहण पर इतनी गर्मजोशी से राहुल गांधी और लालू यादव मिल रहे हैं। पूरे चुनाव भर दोनों एक दूसरे से रास्ता अलग करते रहे। देखिए, मैं पहले चर्चा के विषय पर आ जाता हूं। आपका सवाल तो यही है ना कि क्या हम मोदी से डर कर मिले हैं, मोदी जी की डर की वजह से एक हुए हैं? मैं इससे साफ इनकार करता हूं। पहली बात तो ये एक शपथ ग्रहण समारोह के उस मंच पर मोदी जी के मंत्रिमंडल के 2 लोग शामिल थे। शिवसेना उनकी कोalition पार्टनर है, केंद्र में है, वो भी शामिल थे। अकाली दल ने पंजाब में सरकार बना रखी है, वो भी शामिल थे। तो ये तो फैक्चुअली गलत है। रही बात दूसरी, बुलाया मोदी जी को भी गया था, चाहिए था उनको आते, बड़ा दिल रखते, नहीं आए। पर एक बात मैं कहूँ, हम मोदी जी के डर से नहीं एक हुए हैं, बल्कि इस डर से एक हुए हैं कि जो पिछले 18 महीने मोदी जी की सरकार के रहे हैं, ये देश के संविधान को तोड़ने वाले रहे हैं, देश की एकता, अखंडता को। पर प्रमोद जी, राजनीति में आइडियोलॉजी भी कुछ होती है या नहीं होती है? और आप हम किसी पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लालू जी और राहुल गांधी एक मंच साझा करने से कतराएंगे, और जब जीत गए, शपथ ग्रहण का वक्त आया तो गले मिलेंगे। विजय, और इसके साथ साथ ये भी एक सवाल है कि फिर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी का क्या चोला छोड़ देगी? अब क्षेत्रीय दलों के साथ इसी तरह हाथ मिला के चुनाव लड़ती रहेगी तो फिर उसका राष्ट्रीय स्वरूप कैसे रह जाएगा? ठीक है, चलिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रमोद तिवारी है। प्रमोद जी, कब तक रहेगी ये एकता, और उस एकता में कांग्रेस की भूमिका नेतृत्व करने की होगी या महज एक साथी की? मैं आपसे एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि पहला जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब नहीं लिया, पहले वो ले लीजिए कि मंच क्यों नहीं शेयर किया। जो शुरुआत हुई थी गांधी मैदान में, वहाँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी भी थी, नीतीश कुमार जी भी थे, और वहीं पर लालू जी भी थे, और सबने बोला भी था। पर उसके बाद ही यह हमारी रणनीति तय हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में हमारे नेता पहुंचे। इसलिए नीतीश जी हों, लालू जी हों, सबने अलग अलग ज्यादा से ज्यादा रैली। चलिए, ये तो पुरानी बातें होंगी प्रमोद जी। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है कि भविष्य में महागठबंधन को अलग अलग राज्यों में इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है? सवाल तो नया है विजय जी, सवाल तो नया है। नहीं, सवाल भी हम कई बार पूछे। अब मुझे आप बताइए कि आपको लगता है कि महागठबंधन की पुनरावृत्ति अन्य राज्यों में भी होगी, असम में जैसे? नहीं प्रमोद जी, देखिए, इस वक्त जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि अगर आप आज के वक्त ये कह रहे हैं कि ठीक है, 18 महीने की जो आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ हम सब लोग एकजुट हुए हैं, तो मैं उससे आगे बढ़कर प्रमोद जी आपसे सवाल कर रही हूँ कि ये एकता कब तक कायम रहेगी?
और कांग्रेस की क्या भूमिका होने वाली है इसमें? जी हाँ, आप मैं वही लीड जवाब करेंगे या वही सिर्फ जवाब साथ ही दे रहा हूँ रहेंगे? आपको। जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं आपके। देखिए, ये वो काल शुरू हो गया है, ये वो दौर शुरू हो गया है 18 महीने में, जो झूठे वायदे के नींव पे जो महल खड़ा था भरभरा कर गिर रहा है। मोदी जी के खिलाफ एक जनता के अंदर रोष है, पहले दिल्ली और अब बिहार में देख लिया। ये हिंदुस्तान के हर हिस्से में होगा। ये डिक्लाइन शुरू हो गया है मोदी जी का, और जहां गठबंधन की जरूरत होगी हम सब आपस में मिलकर इकट्ठा होंगे, सिर्फ लड़ेंगे ही साथ नहीं बल्कि सरकार भी साथ चलाएंगे। इस पे मैं ठीक है प्रमोद जी, इसी नोट पर आपने मान लिया कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती। चलिए उसका जवाब मैं प्रमोद तिवारी जी से लूंगी। संबित, मैं आपके पास भी आऊंगी। संबित पात्रा, कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 18 महीने से जिस आइडियोलॉजी के चलते देश का नुकसान हो रहा है, अब उसको शिकस्त देने के लिए हर जगह मोर्चा बनेगा और ये एकता कायम रहेगी इस तरह। कांग्रेस तो अभी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार गई, 18 महीने से काम नहीं कर रही थी। ये तो ऐसे बोल रहे थे जैसे दिल्ली में इन्हीं की सरकार चल रही है। शून्य आया है, जीरो लॉस नहीं, जीरो आया है, जीरो आया है, जीरो लॉस की तरह बोल रहे हैं। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमें बता रहे थे लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, वो जो युग का सबसे बड़ा फोटो गले मिलते हुए लालू प्रसाद यादव जी के साथ चारों तरफ छाया हुआ है। 2 मिनट में उसके लिए कह दूं, आपको याद है नेहा जी, हमने कितने डिबेट किए हैं, और उसमें हर डिबेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद जी 2011, 12, 13 में कहते थे ये सब चोर हैं, ऐसे ही हाथ करके ये सब चोर हैं। आज मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी की घर वापसी हुई है उसी गैंग में, ये सब चोर हैं में उनकी घर वापसी हो गई है। जिस प्यार से वो गले मिल रहे थे, मतलब वो भी उसी में है, ये सब में वो भी आ गए हैं। और ये सब जो बोलने की बात होती है ना, ये सब चोर हैं। ये एग्जैक्ट आइडियोलॉजी है जो अरविंद केजरीवाल ने बार-बार सत्ता सर्वोपरि है। और 10 सेकंड दीजिए, और 10 सेकंड दीजिए, फिर दिलीप जी से पूछ लीजिएगा, मैं बहुत देर से सुन रहा था। एक 3 अक्टूबर 2013 का मैं ट्वीट पढ़ता हूं अरविंद केजरीवाल, लालू मेड करोर्स इन फॉर्डर स्कैम बट नो ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ दैट मनी, जस्ट 25 लाख रुपीज फाइन एंड फ्यू इयर्स इन जेल, अ स्वीट डील। अच्छा देखिए, 2013 में बोल रहे थे ये लालू प्रसाद यादव ने करोड़ों खा लिया और कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, आप पहले नीतीश कुमार जी से पूछिएगा कि मनी रिकवरी होगी या गले मिलते रहिएगा। जवाब देंगे इसका? बताइए प्लीज। नेहा जी, मैं थोड़ा समय मुझे दे दीजिएगा, बीच में रोकिएगा मत। संबित भाई ने बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ दिए हैं, भारी भरकम, तो मुझे जवाब देने के लिए समय चाहिए होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ऐसा जो बातें कह रहे हैं राजनीतिक धूर्तता की वजह से कह रहे हैं कि मूर्खता की वजह से कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा सवाल इसमें जोड़ मोदी जी जब लालू यादव से मिलते हैं, मुलायम सिंह यादव से मिलते हैं और पीडीपी के साथ अलायंस करते हैं, तो वो सारा मेल मिलाप, सारी गलबैया जो है राष्ट्रवादी है। और एक सरकारी कार्यक्रम में शिष्टाचारवश अगर अरविंद केजरीवाल से लालू यादव मिलने आ जाते हैं तो अलायंस हो जाता है, वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। ये मेरी समझ से बाहर की बात है। मैं सामान्य सामाजिक ज्ञान की अपेक्षा करता हूँ अपने भाई। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। संबित एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एक सवाल धरा का धरा रह जाता है कि क्या केजरीवाल अब यह प्रश्न, क्योंकि क्या केजरीवाल यह प्रश्न अब नीतीश कुमार से कहेंगे कि बॉर्डर स्कैम केस को आगे बढ़ाएंगे? मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े हैं, येदियुरप्पा के साथ खड़े हैं, निहाल चंद के साथ खड़े हैं जो बलात्कारी है और कोर्ट पुलिस की तलाश कर रही है। बलात्कारियों के साथ फोटो खिंचवाने वाले माननीय मोदी जी को सरताज ये मान सकते हैं, पर देश धिक्कार करता है ऐसे राजनीति के ऊपर। आप इसे सिर्फ शिष्टाचार बता रहे हैं, इससे ऊपर आप इससे कुछ नहीं बता रहे। अरविंद केजरीवाल और लालू का आज के मौके पर बयान मिला। प्रोफेसर रागे आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है? नहीं, एक प्रश्न प्रोफेसर रागे का है। दिलीप पांडे से वो गलबैया कंपैरिजन थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। और छोटा सा सवाल आपसे है, से लालू यादव हाथ मिलाते हैं तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। एक चीज बताइए, ये कौन तय कर रहा है? नहीं दिलीप जी, चलिए मान ली मैंने आपकी बात। दिलीप जी एक चीज बताइए, दिलीप जी आप अभी कायम है अपने उस स्टैंड पर कि सबसे भ्रष्ट लोगों की सूची में लालू यादव भी एक नाम है।
अरे दिलीप जी सुन लीजिए सर, आप समझ रहे हैं आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। छोड़ दीजिए, आप देवानंद के डायलॉग की तरफ एक तरफा बोलते जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल पूरे देश में ये घूमकर कहते रहे कि लालू सबसे बड़ा चोर है। थोड़ा सहिष्णु हो क्या जाइए। चारा घोटाले के मामले में नीतीश कुमार से यही प्रश्न करेंगे क्या कल जाकर के अरविंद केजरीवाल की उनके खिलाफ काम कीजिए? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपकी जो सरकार है या आपके जो प्रवक्ता हैं, आप पार्टी का स्टैंड विसेविस लालू यादव और नीतीश कुमार क्या होने वाला है? सर आप हमारे स्टैंड की चिंता छोड़ दीजिए। मैं नेहा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये इनको शायद पता नहीं है। अपनी पॉलिटिकल नॉलेज दिलीप जी आपकी चिंता हम छोड़ दें और आप पूरे ब्रह्मांड की चिंता करें कि सूर्य क्यों ईस्ट से उगता है, क्यों वेस्ट में ढलता है, ये सारी चिंता आप मान लिया और कोई उनकी चिंता नहीं करेगा। इस प्रकार के उलझुल तर्क देकर भाजपा आत्मावलोकन करने से बचना जी, चाहती है तो बच सकती है। आपका रिकॉर्ड अटक गया है सर, आप महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये आप पहले चरण में क्लियर कर चुके हैं। मेरा सवाल कुछ और था। प्रोफेसर रागी आपसे कह रहे हैं जिनको जिस नेता को लालू यादव को आपने सबसे भ्रष्ट, सुन लीजिए सर, सामाजिक सूझबूझ की अनुपस्थिति के कारण दिलीप सवाल जी पूछ रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, मुझे आप सवाल सुने बगैर जवाब कैसे दे सकते हैं? और आप ये भी जानते हैं कि आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है और आप भी सहयोग करने को गलत बात नहीं है। मैं सवाल सुन रहा हूं दिलीप जी, मेरा सवाल ये है सही जवाब दे रहा हूं। दिलीप जी एक सरकारी सबसे भ्रष्ट लोगों की सूची में लालू यादव का नाम अरविंद केजरीवाल ने डाला था। दिलीप पांडे जी, सबसे भ्रष्ट लोगों की सूची में क्या आप अपने स्टैंड पर कायम हैं कि सबसे भ्रष्ट लोगों में लालू यादव शामिल है? आज भी इसके खिताब हम एक दूसरे को बांट चुके हैं। अरे दिलीप क्या नैतिकता का प्रश्न आप कल नीतीश कुमार से पूछेंगे क्या? मेरा सीधा सवाल आपसे है। एक बड़ा सवाल, लालू यादव और केजरीवाल क्या करेंगे, इससे क्या मतलब है? नहीं बिल्कुल मतलब है अतुल जी। नहीं, हम बहस में लौटते हैं ना, बहस का जो विषय है उस पर लौटते हैं। वो सारी बातें कहती हैं सीमाओं के बाहर की। नहीं, अतुल अंजान जी, मैं आपको बताती हूँ, अतुल अंजान जी बार बार आम आदमी पार्टी से ये सवाल जी, अतुल अंजान जी एक चर्चा करना चाहता हूँ। नहीं, अतुल अंजान जी, आम आदमी पार्टी को हम इसीलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि कल तक आम आदमी पार्टी लालू पर जमकर हमले बोलती थी। अच्छा है, संबित पात्रा से भी सवाल पूछिए ना कि माननीय मोदी जितने लोगों से मिलते हैं, गले लगाते हैं, ठीक है, लालू पर वो तो उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। दिलीप जी वो बात में आप दिलीप जी वो शिष्टाचार का तर्क हम मान लेते हैं। शिष्टाचार पर गवर्नेंस पर तोड़ दी थी, वो क्या कर रहे हैं सारा देश देख रहा है। हाँ तो मानिए तो फिर आगे बढ़िए, सारा देश देख रहा है, विषय पर चर्चा करिए। वो सारा देश देख रहा है, उसकी चर्चा अतुल अंजान जी, अतुल जी, हम पैदल भी चलेंगे, गाड़ी पर भी चलेंगे, आल्टो पर भी चलेंगे और स्कोडा पर भी चलेंगे। नहीं, अतुल अंजान जी, मुझे एक चीज बताइए, ये एकता कब तक आगे रहेगी? ये एकता कब तक चलेगी? क्योंकि इतिहास में थर्ड फ्रंट का क्या हश्र हुआ है अतुल अंजान जी, हम सबने देखा है। थर्ड फ्रंट का क्या हश्र हुआ है अतुल जी, हम सबने देखा है। अब आप बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नहीं मैं आपसे नहीं मैं एक बात कहता हूं, यहां से आगे बढ़िए, बिहार के चुनाव से आगे बढ़िए। अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, आसाम में चुनाव होगा, केरल में चुनाव होगा, तमिलनाडु में चुनाव होगा। क्या ये सारी शक्तियां एक होंगी? नहीं होंगी। और इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ आसाम में थोड़ा सा स्टेक है, बाकी कहीं कोई स्टेक नहीं है। लेकिन क्या ये सारी पार्टियां सारे और पार्टियों की एकता से क्या होगा? क्या कृषि नीति, शिक्षा नीति, विदेश नीति, अर्थनीति, इस पर एकता होगी? इस पर अगर एकता नहीं होती है तो ये सिर्फ एक दीक्षांत समारोह अतुल अंजान साहब, आपका कहां पे स्टेक है? नेताओं की एकता नहीं चाहिए, साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया कहीं भी स्टेक नहीं है। ठीक है अतुल अंजान जी, आपकी बात में दम है। संबित पात्रा जी, आपका हमारा, अरे आपको कुछ पता नहीं है, लाल वर्दी पहन लेने से लाल बंद नहीं होता है। आपका स्टेक है जहां आपके पिताजी जा रहे हैं चीन, वहां है हमारा स्टेक। आप साउथ अफ्रीका में देखिए, वहां है हमारा स्टेक गवर्नमेंट। 40 साल से सरकार है, दिखाई नहीं पड़ती आपको? नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बाद इनका है, पार्टी देश तक
अतुल जी, साउथ अफ्रीका और चीन भेजिए, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो नागपुर ने आपकी आंखों में हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? आपका सरकार चाइना अतुल में जी, आप पर आरोप लगाया जाता था कि आप आयातित विचार और चाइना में आपकी सरकार चल रही है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बहस के विषय से पूरी तरह भटक रहे हैं और दर्शक इससे देख रहे हैं। संबित पात्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नीतीश के मंच पर एकता दिखाई दी है, क्या ये आने वाले शीतकालीन सत्र में आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है? देखिए, जिस प्रकार से ये लोग हमेशा से ही मुसीबत और विघ्न डालते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार भी विघ्न जरूर डालेंगे। मगर चूंकि हम सरकार में हैं, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। टेररिज्म का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। अपने अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए आप राष्ट्र के हित को ताक पे मत रखिए। और देखिए, ये बहुत छोटी बात है। आज जो वहां मंच पे हो रहा था, आज अच्छी दिन है, मैं कभी भी इसमें बुराई और विघ्न नहीं डालना चाहूंगा। आज शपथ नया लिया है, मगर ये बैसाखी ढूंढो उत्सव चल रहा था। हर कोई दूसरे के लिए बैसाखी ढूंढ रहा था कि मेरा तो मैं अकेले नहीं चल पाऊंगा, मेरे लिए कौन कौन बैसाखी है, चलो साथ लड़के। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि शीतकालीन सत्र आसान नहीं रहने वाला? विजय, देखिए, गालिब का एक शेर है कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला नहीं हुआ, गिला ना हुआ। तो आज जो कुछ हुआ, अगर उसको हम एक पॉलिटिकल शोबाजी मान लें, लेकिन अगर ये शीतकालीन सत्र में छोटी पार्टियां मिलकर एक रहती हैं तो सरकार को अपना फ्लोर मैनेजमेंट फिर पूरा मजबूत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी जैसा बिल, जिसके लिए अरुण जेटली इतनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत विपक्षी पार्टियों के पास जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर अगर सरकार ने एक और मौका कोई दे दिया इनको, विपक्षी दलों को, तो फिर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है जीएसटी बिल को। बिल्कुल, यानी ये जो राजनीतिक एकता आज दिखाई दी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर, ये बहुत लंबी दूरी तक ना भी जाए, लेकिन शीतकालीन सत्र में ही सरकार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज का हमारा विषय ये था कि मोदी के डर से क्या गले मिले और ये एकता कब तक चलेगी। तो 1 घंटे की जो हमारी बहस रही, उस बहस से निचोड़ ये निकला, मुद्दा मोदी के डर से क्या गले मिले, और निचोड़ ये कि राजनीतिक फायदे के लिए नेता अपने बड़े बड़े वादों को भी भूल जाते हैं, जैसा आपने आज की इस चर्चा में देखा।